My dear students, today we are going to start our third poem of class 10th from our book First Flight, that is Tiger in a Zoo. That is very interesting poem written by Lilsey Norris. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है बच्चे ये टाइगर इन द ज़ू, जो कि हमारे लिल्सी नॉरिस ने इसको लिखा है. और ये जो पोइट हैं लिल्सी नॉरिस, ये एक वेल्श पोइट हैं और ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. ठीक है बच्चे. और बहुत ही उनकी बहुत सारी पोइम्स में से ये एक पोइम है अ टाइगर इन द ज़ू. आज हम इसे रीड करेंगे बच्चे. बच्चे शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी, अगर आपको पोइम या कोई भी चैप्टर आप इस चैनल के थ्रू पढ़ते हो, अगर आपको समझ में आता है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. ठीक है बच्चे. तो आज हम ये पोइम रीड करेंगे अ टाइगर इन द ज़ू, जिसमें पोइट ने हमें दो टाइगर्स के बारे में बताया है. वो टाइगर, एक टाइगर वो जो कि कहाँ रह रहा है, केज में रह रहा है, कन्फाइंड है केज के पीछे. ठीक है, जू में है वो टाइगर और उसको बार्स के पीछे डाला हुआ है. एक टाइगर वो है जो कि फॉरेस्ट में, अपने वाइल्डनेस में, अपनी नेचुरल जो उसका रहने की जगह है वो वहाँ पे रह रहा है, फॉरेस्ट में. तो इन दोनों के बीच का कंपैरिजन पोइट इस पोएम के थ्रू बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक वो टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है और एक टाइगर जिसको कन्फाइन कर लिया गया है बिहाइंड द बार्स, तो दोनों की पर्सनालिटीज़ में क्या डिफरेंस है. ठीक है बच्चे. तो अब हम इस पोएम के थ्रू वैसे लाइन बाय लाइन इसको रीड करेंगे कि क्या क्या पोइट ने एक्सप्लेन किया है, इन दोनों टाइगर्स की पर्सनालिटी को कैसे एक्सप्लेन किया है. लिल्सी नॉरिस ने कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हमें जो एनिमल्स होते हैं उनको कभी भी केज नहीं करना चाहिए. उससे उनकी जो रियल पर्सनालिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो छुप जाती है. ठीक है बच्चे. तो लेट अस बिगिन दिस पोएम नाउ. Students, this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural inhabitant. ये पोएम जो है ये कंट्रास्ट करती है उन दो टाइगर्स के बीच में, जो एक जू में रह रहा है यानी बिहाइंड द बार्स है, और एक वो टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, वाइल्डनेस में, जंगलों में घूम रहा है बिना किसी डर से. ठीक है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. रीड द पोएम साइलेंटली once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. And we will read it now and we will analyze which stanza reveals that this tiger is in the zoo, that is behind the bars, and this tiger is in the jungle or in its natural inhabitant. Okay, so now let us begin now. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quite in his quiet rage. Okay बच्चे, so this is our first stanza. First of all, write the different difficult words. First is stalks. What is the meaning of stalks? Stalks का मतलब बच्चे होता है फॉलो करना. ठीक है, follows. So stalks का मीनिंग है follows. Vivid stripes, vivid का मतलब बच्चे क्या है, vivid का मतलब होता है having deep or bright colors. Having deep or bright colors. ठीक है बच्चे. ओके. पैड्स क्या है यहाँ पे, उसके पॉज, पंजे. रेज क्या होता है, गुस्सा, वायलेंट, अनकंट्रोलेबल एंगर, वायलेंट, अनकंट्रोलेबल एंगर. ठीक है बेटा. ओके. तो अब हम इसको शुरू करते हैं. ही स्टॉक्स, ही यहाँ किसके लिए यूज़ किया गया है, टाइगर के लिए यूज़ किया गया है. टाइगर, ये टाइगर जो है वो फॉलो करता है किसको, लोगों को या किसी को भी, जिसको भी वो वहाँ देखता है, अपने विविड स्ट्रिप्स में. उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी कैसी है, उसका जो फिजिकली उसको डिफाइन किया है पोइट ने, उसकी जो बॉडी के ऊपर जो हैं वो डीप ब्राइट कलर्स के ऑरेंज ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स हैं. जैसे कि आपने टाइगर को देखा होगा, विविड होता है, डीप ब्राइट कलर्स के स्ट्रिप्स, ऑरेंज और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स, ऐसे लाइन्स हैं. ठीक है. वो क्या करता है, वो फॉलो करता है, मूव करता है अपनी विविड स्ट्रिप्स में.
द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपनी केज में, अपने जो जिसमें उसको बांध के रखा हुआ है, बार्स में, उसके अंदर, केज के अंदर, पिंजरे के अंदर वो क्या करता है, चलता है, फॉलो करता है, लोगों के पीछे चलता है उनको देख के। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और उसके जो पाज हैं, उसके जो पंजे हैं, उसको किससे कंपेयर कर दिया गया, वेलवेट से कंपेयर कर दिया गया। वेलवेट एक ऐसा फैब्रिक होता है बच्चे जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है, ठीक है। आपने देखा होगा वेलवेट जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है, और जो उसके पाज हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, ऐसे सॉफ्ट हैं जैसे कि एक वेलवेट हो, ठीक है। और जब वो चलता है तो उसके पंजों से कोई, उसके चलने की कोई आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं जैसे कि एक वेलवेट, तो उसके चलने की कोई आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल क्वाइटली, बिल्कुल बिना आवाज़ के वो चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका जो गुस्सा है वो बिल्कुल कैसा है, शांत है। अब एक गुस्सा कैसे शांत होता है, गुस्सा शांत कैसे होता है, गुस्सा तो हमने हमेशा यही सुना है कि अनकंट्रोलेबल होता है, वायलेंट होता है, लेकिन उसका गुस्सा शांत क्यों है, क्योंकि वो कहाँ है, बिहाइंड द बार्स, केज के अंदर है, इसलिए उसका जो गुस्सा है वो बिल्कुल शांत करके, उसको कंट्रोल करके किस में चलता है, अपनी केज के अंदर चलता है। समझ में आ गई बेटा। क्वाइट रेज क्यों बोला, क्योंकि उसका जो गुस्सा शांत क्यों है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसके पीछे है, बार्स के पीछे है, केज के अंदर है, कन्फाइंड है सेल्स के अंदर, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी एक्चुअल फिरोशियसनेस नहीं दिखा सकता, उसकी अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो किसके अंदर कैद है, जू में, केज के अंदर बंद है, वो बार्स के पीछे है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने हमें उस टाइगर की पर्सनालिटी बताई है जो कि कहाँ पे है, जू में है, जू में, केज में है, जिसको कहाँ कैद करके रखा हुआ है, पिंजरे में कैद करके रखा गया है। ठीक है, तो वो अपने लिमिटेड एरिया में, अपनी केज में ही क्या करता है, चलता रहता है, अपनी केज में ही मूव करता रहता है। ठीक है, इस तरह कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कि ये अपनी केज में है, ये टाइगर है ना, केज में है, तो जो जितना इसका एरिया है, इसी एरिया के बीच में वो चलता रहता है, इसी एरिया के, पर्टिकुलर एरिया के बीच में चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में तो हमें पोइट ने उस टाइगर के बारे में बता दिया जो कहाँ पे है, जू में है, केज के पीछे है। आगे देखते हैं। He should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pass। अब भाई नेक्स्ट मीनिंग, इसके मीनिंग लिखिए बच्चे। लर्किंग का मतलब क्या होता है, लर्किंग का मतलब होता है रिमेनिंग हिडन, रिमेनिंग हिडन, छुपता है, छुप छुप के देखता है, सो एज टू वेट इन एम्बुश, वेट इन एम्बुश, एंगर, फाइट के लिए वो क्या करता है, लर्क करता है, शेडो में छुप जाता है, अपने प्रे के ऊपर, अपने जो उसका शिकार है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, फाइट करने के लिए छुप जाता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। अब वो क्या करता है, वो अब ये उसको क्या करना चाहिए, ही शुड बी, उसको क्या करना चाहिए, शेडो में लर्क करना चाहिए, लॉन्ग ग्रासेस में से निकल के वाटर होल के पास जाता है, और वो क्या करता है, प्लम्प डियर्स के ऊपर, जो मोटे मोटे अच्छे खासे डियर्स होते हैं, पानी पीने के लिए वाटर होल के पास आते हैं, उनके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो अब ये वाला कौन सा टाइगर है, ये वो टाइगर है जो कि कहाँ घूम रहा है, जो फॉरेस्ट में, अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने वाइल्डरनेस में घूम रहा है। तो पोइट क्या कह रहे हैं, उसको तो ऐसे होना चाहिए। जू में जो टाइगर है, जो केज के पीछे है, वो कैसा है, वो अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी नहीं दिखा रहा, लेकिन जो टाइगर अपने वाइल्डरनेस में, अपने नेचुरल इनहैबिटेट में, फॉरेस्ट में है, वो क्या करता है, वो शेडोज़ में से लर्क करता हुआ, छुपता हुआ, लॉन्ग ग्रासेस में से निकलता हुआ कहाँ आता है, वाटर होल के पास आता है, उस पानी, वो जो पानी पीने वाली जगह होती है वाटर होल, वहाँ पे आता है, जहाँ पे प्लम्प डियर्स अपनी प्यास बुझाने के लिए, मोटे मोटे प्लम्प होते हैं, अच्छे मोटे ताजे, जिनके मोटे मोटे फेसेस होते हैं, वो डियर्स पानी पीने के लिए उस जगह पे आते हैं, और उनके ऊपर वो अटैक कर देता है, छुपता छुपाता। ठीक है, तो यहाँ पे पोइट हमें एक्चुअल पर्सनालिटी जो टाइगर की है उसको रिवील कर रहे हैं।
कि जो एक्चुअल टाइगर होता है, एक्चुअल में जो टाइगर की पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है, फुल ऑफ फिरोशियसनेस। ठीक है, तो ये कौन सा टाइगर है, ये वो टाइगर है जो कहाँ पे है, जो जू में है, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे उसने ये बता दिया, फर्स्ट स्टैंजा में उसने बताया था वो टाइगर जो केज में है, बिहाइंड द बार्स है। सेकंड स्टैंजा में उसने ये बता दिया कि जो टाइगर जू केज में नहीं है, कहाँ पे है, जंगल में है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, ही इज़ फुल ऑफ फेरोशियसनेस। यहाँ पे रियल पर्सनालिटी टाइगर की दिखाई गई है। ठीक है, वो शेडोज़ में से लर्क करता हुआ, छुपता छुपाता हुआ, फाइट के लिए अपने प्रे की वेट करता है, और ग्रासेस में से, लंबी लंबी घासें में से निकलता हुआ, छुपता छुपाता कहाँ पे आता है, उस वाटर होल के पास आता है जहाँ पे प्लम्प डियर्स, मोटे ताजे डियर्स अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, और सडनली उनके ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब भाई वो कहता है कि उसको क्या, यहाँ पे भी उसकी फिरोशियसनेस दिखाई गई है, उसको क्या करना चाहिए, उसको स्नाल करना चाहिए। स्नालिंग का मतलब क्या होता है बेटा, उसकी दहाड़ने की आवाज़। मेक एन एंग्री वेयरिंग साउंड, मेक एन एंग्री वार्निंग साउंड। दहाड़ता हुआ, सबको वॉर्न करता हुआ कि भाई मैं आ रहा हूँ। जंगल के एज पे चलता है, अपनी दहाड़ से सबको डराता हुआ। बेयरिंग हैज़ वाइट फ्लैंग्स, अपने वाइट फैंग्स दिखाता हुआ। फैंग्स क्या होते हैं बच्चे, फैंग्स होते हैं उसके शार्प टीथ, कैनाइंस, शार्प टीथ लगा लो उसके। अपने शार्प टीथ दिखाता हुआ, हिज क्लॉज टेरराइजिंग, अपने पंजे दिखाता हुआ, पूरे विलेज को टेरराइज करता हुआ वो कहाँ चलता है, जंगल के एज पे, किनारों पे चलता है। ठीक है, अपनी दहाड़ लगाता हुआ, लोगों को डराता हुआ। जितने भी घर हैं जंगल के किनारों पे, जैसे जंगल के ये जो किनारे हैं उसके अराउंड या पीछे जितने भी घर हैं वहाँ पे उनको टेरराइज करता हुआ, अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाता हुआ जाता है। उसको तो ऐसा होना चाहिए, पोइट कहता है। ठीक है, तो वो जो अब फिर से वो बता रहे हैं जो टाइगर कहाँ पे कन्फाइंड है, किसके पीछे है, बार्स के पीछे है, वो अपनी ये रियल पर्सनालिटी नहीं दिखा पाता है। तो फिर से ये कौन सा, फिरोशियस वाला टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है, उसकी पर्सनालिटी यहाँ पे हमारे जो पोइट है लल्स नॉरिस हैं वो रिवील कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। स्नालिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस के अराउंड स्नाल करता हुआ, दहाड़ता हुआ, जंगल के एज पे जितने भी हाउसेस हैं उनके अराउंड दहाड़ता हुआ, अपने वाइट फैंग्स दिखाता हुआ, अपने वाइट कलर के टीथ, इतने बड़े बड़े टीथ जिससे कि वो सबको टेरराइज करता है, वो दिखाता हुआ वो कहाँ पे घूमता है, अपने क्लॉज, अपने पंजे दिखाता हुआ जंगल के एज पे जितने भी घर हैं उनके अराउंड घूमता है, और सारे विलेज को क्या करता है, अपनी दहाड़ से डराता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये टाइगर की पर्सनालिटी है, ये फिरोशियस टाइगर है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। तो वो क्या करता है, अपने वाइट कलर के इतने बड़े बड़े फैंग्स, तीखे तीखे दांत को एक्सपोज करता है। ठीक है बच्चे, क्लियर होगी। बेयरिंग का मतलब होता है एक्सपोजिंग, दिखाना। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। तो हमारे पोइट यही कह रहे हैं कि उसको जो बिहाइंड द बार्स है टाइगर्स, जो किसके पीछे, कंक्रीट सेल के पीछे छुपा हुआ है, उसे ऐसा करना चाहिए, जबकि वो अपनी एक्चुअल फिरोशियसनेस नहीं दिखा पाता है। तो ये कौन सा टाइगर है, वो टाइगर है जो एक्चुअल अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है, जो अपने वाइल्डरनेस में है। तो पोइट यही कह रहे हैं कि उसको ऐसे करना चाहिए, थ्री शुड भी ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टैंजा पे आ जाइए। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो बेचारा कहाँ पे है, कहाँ पे उसको दबा के रखा हुआ है, किसके पीछे रखा हुआ है, कंक्रीट सेल के पीछे उसको दबा के रखा हुआ है, कन्फाइन करके रखा हुआ है। कंक्रीट सेल क्या होता है, कंक्रीट होता है कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल, जो वाटर से, रेत नहीं होती बजरी टाइप, उससे बना के सेल बनाया जाता है एक, उसके पीछे उसको टाइगर को रखा हुआ है। बेचारा उसमें उसी के अंदर ही कन्फाइंड है। उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बार्स के पीछे तक ही लिमिटेड है, यहीं तक ही लिमिटेड है। वो बाहर आ नहीं सकता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्या है, मजबूत है, वो उससे बाहर निकल नहीं सकता। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो यहीं तक ही लिमिटेड है।
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो कहाँ पे ही घूमता रहता है, अपनी केज के अंदर से ही घूरता रहता है लोगों को जो कि बाहर से जाते हैं, इग्नोर करता है विजिटर्स को, क्योंकि वो उनके ऊपर अटैक तो कर नहीं सकता क्योंकि वो कहाँ है, बिहाइंड द बार्स है ना, कन्फाइंड है अपने उस केज तक, तो वो उनको इग्नोर करता है, उसके अंदर ही चलता रहता है। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, चलता रहता है, वॉकिंग करता रहता है, ठीक है, अपने पिंजरे में ही घूमता रहता है, ठीक है ना। तो वो वही टाइगर ये लेल्से नॉरिस यही बता रहे हैं हमें कि फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने ये बताया कि जो टाइगर केज में है वो एक्चुअल में कैसा है, वो अपने चुपचाप ही अपनी क्वाइट रेंज में ही अपनी केज में घूमता रहता है। तो नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट ने हमें बताया कि उसको कैसा होना चाहिए, उसको होना चाहिए एक्चुअल टाइगर की तरह, जैसे कि एक्चुअल टाइगर की पर्सनालिटी होती है, शेडोज़ में से छुपता हुआ, लॉन्ग लंबी लंबी ग्रासों में से निकलता हुआ वाटर होल के पास जाए और प्लम्प डियर्स के ऊपर अटैक करे, जो एक्चुअल टाइगर की पर्सनालिटी होती है उस तरह होना चाहिए। उसको हाउसेज़ के अराउंड स्नाल करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए, जंगल कैच पे जितने भी हाउसेज़ हैं अपने वाइट कलर के बड़े बड़े टीथ दिखाने चाहिए, अपने पंजे दिखाने चाहिए और पूरे विलेज को टेरराइज करना चाहिए, जो एक्चुअल में टाइगर करता है। लेकिन वो बेचारा तो क्या है, कंक्रीट सेल में लॉक्ड है, इसलिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कहाँ तक ही सीमित है, उस बार्स के तक ही सीमित है जिसमें वो लॉक किया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या करता है, अपनी केज के अंदर ही चलता है, अपनी पूरी केज में ही घूमता है और विजिटर्स को इग्नोर करता है, क्योंकि वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे ही कन्फाइंड करी गई है, उस बार्स तक ही कन्फाइंड की गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What is the meaning of patrolling cars? बच्चे, patrolling cars होती है पुलिस की गाड़ियाँ लगा लो जो कि वॉच रखती हैं, सिक्योरिटी के लिए घूमती रहती हैं, ठीक है। तो कीप पेट्रोलिंग कार्स का मतलब क्या है, द कार्स विच आर मेंट टू कीप वॉच ओवर एन एरिया फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, पुलिस की कार्स लगा लो जनरली, ओके। तो अब क्या होता है, वहाँ पे जब सिक्योरिटी की कार्स घूमती हैं, पुलिस की कार्स घूमती हैं उसके केज के बाहर, तो वो उनकी आवाज़ों को रात को सुनता है और सिर्फ क्या करता है, अपनी आँखों से, ब्रिलियंट आइज से वो किसकी तरफ देखता है, ब्रिलियंट स्टार्स, जो ऊपर स्काई में उसको चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं उनको वो देखता है। तो यहाँ पे हमें लास्ट स्टैंजा में ये बताया गया है कि जो टाइगर कहाँ पे कन्फाइंड है, केज में है, बार्स के पीछे है, वो बेचारा कैसा है, सैड है, डिप्रेस्ड है, क्योंकि उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या हो गई है, दब गई है वहाँ पे, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई। तो वो क्या करता है उन पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ों को सुनता है जो कि उसकी केज के अराउंड वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए घूमती हैं कार्स, ठीक है, और उनको घूरता है, उनको देखता है, रात को उनकी आवाज़ें सुनता है और फिर किसकी तरफ देखता है, ऊपर स्काई में जो उसको स्टार्स चमकते हुए सितारे दिखते हैं उनको देखता है वो। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि जो टाइगर है जो कि बार्स में है, जो कि कहाँ पे पीछे छुपा हुआ है, सेल्स के पीछे छुपा हुआ, जिसको दबा के रखा हुआ है, ठीक है, वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो क्या है, केज्ड है, क्योंकि उसको क्या करके रखा हुआ है, केज्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है वो क्या हुई है, उसमें दबी हुई है, ठीक है बच्चे। तो क्लियर हो गई आपको ये पोइम, बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम थी, जिसमें हमें ये बताया टाइगर की पर्सनालिटी जो है वो क्या हो जाती है, दब जाती है, जब उसे कहाँ पे कन्फाइन कर लिया जाता है, जब उसे कहाँ पे दबा के रख लिया जाता है, जब उसे केज के पीछे दबा के रख लिया जाता है, जू में दबा के। आप कभी जू विजिट किया होगा आपने, तब आपने देखा होगा टाइगर्स या लायंस, जितने भी एनिमल्स केज्ड होते हैं, जिनको भी रखा जाता है पिंजरों में, तो वो कैसे अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी, अपनी एक्चुअल फिरोशियसनेस नहीं दिखा पाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें पोइट ने कंपैरिजन के साथ दिखाया है, एक टाइगर वो जो कि जू में है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में घूम रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट में, अपने वाइल्डरनेस में घूम रहा है। तो इसमें हमें पोइट ने बड़ी ही ईजी से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका कंपैरिजन ड्रॉ किया है, ठीक है बच्चे। तो अब हम इसकी पोइटिक डिवाइसेस रीड करते हैं, इस पोइम में क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, लेट अस रीड। Yes student, let us begin with this with the rhyme scheme of this poem. So बच्चे, पूरी पोएम में सेम राइम स्कीम चल रही है। देखिए, स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, रेज, स्ट्रिप्स A, केज B, क्वाइट C,
Rage is similar to cage, so B. So what is the rhyme scheme? A B C B. A B सी बी. पूरी पोम में यही राइम स्कीम चल रही है. मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा में बताया, आप नेक्स्ट स्टैंजा में भी देखोगे यही चलेगी. पूरे 5 के 5 स्टैंजाज में यही राइम स्कीम चल रही है, ए बी सी बी. ओके बच्चे. सो नाउ द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम इज पर्सोनिफिकेशन. पहली पोएटिक डिवाइस क्या है जो थ्रू आउट द पोएम प्रोमिनेंट है? पर्सोनिफिकेशन. देखिए बच्चे, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज़ द पोएटिक डिवाइस वेयर वी, जहाँ पे हम लोग किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को, किसी भी एनिमेटेड चीज़ को हम लिविंग का दर्जा दे दें, तो दैट इज़ द पर्सोनिफिकेशन, है ना. व्हेन वी गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ लिविंग थिंग एज अ, व्हेन वी गिव द इम्पॉर्टेंस एज अ लिविंग टू अ नॉन लिविंग थिंग, है ना. लिविंग चीज़ की इंपॉर्टेंस हम नॉन लिविंग चीज़ को दे दें तो वो हमारा, या फिर किसी एनिमेटेड चीज़ को दे दें तो वो हमारा क्या हो जाता है? हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हो जाती है? पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो जाती है. तो यहाँ पे पोइट ने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हर जगह टाइगर को ही बोला गया है ना. ही बोला गया. हमें नहीं पता उसका जेंडर, तो यहाँ पे उसने टाइगर को ही बोल दिया है. तो यहाँ पे टाइगर को क्या कर दिया गया है? पर्सोनिफाई कर दिया गया है. ठीक है. हर एक में देख रहे हो आप, हर एक स्टैंजा में. तो थ्रू आउट द पोएम ये प्रोमिनेंट है, ये पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन. ही हिज स्ट्रेंथ. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? पर्सोनिफिकेशन, जो पूरी पोएम में प्रोमिनेंट है. सेकंड हमारी पोएटिक डिवाइस है बच्चे एंजेबमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजेबमेंट? Enjambment means when the line begins to 2 or 3 lines without any punctuation mark. A line continues to 2 or 3 lines without any punctuation mark used in that. That is the poetic device enjambment. अब बच्चे आप इसमें देखिए, आप ये भी बहुत जगह यूज़ हुई है, हमारी पूरी पोएम में यूज़ हुई है. देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage. है ना. तो 2 लाइन्स में चल रही है, 2 लाइन्स तक ही हमारी लाइन कंटिन्यू हो रही है और यहाँ पे हमारा पंचुएशन मार्क आया है, कोमा आया है. उससे पहले हमारा कोई पंचुएशन मार्क नहीं आया. तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस? एंजेबमेंट. तो आप आगे भी देखोगे, आगे भी ये हो रही है. ये देखिए स्लाइडिंग से लेकर पास तक कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, लास्ट में है, तो यहाँ पे भी एंजेबमेंट, आगे और पैराग्राफ्स में भी एंजेबमेंट यूज हुई है. नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस जो कि पूरी पोएम में ही प्रोमिनेंट है, दैट इज इमेजरी. What is imagery? When the poet use action words और ऐसे कुछ वो यूज़ कर देते हैं जिससे कि हमारे रीडर्स जो हैं, हमारे जो लिसनर्स जो हैं, वो इमेजिन करना शुरू कर दें, है ना. When the readers starting imagining the things that were used by the poet in his poem, है ना. तो यहाँ पे देखिए पोइट ने इतनी सारी चीज़ें यूज़ की हैं, एक्शन वर्ड्स यूज़ किए हैं. देखिए आपको ये दिखा रहा है फर्स्ट स्टैंजा में, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on the velvet pads in a quiet age. अब आपके माइंड में ऐसा घूमने लग गया होगा वो पॉइंट, वो बिल्कुल सीन आपके सामने आ गया होगा कि कैसे जो टाइगर है अपने केज के अंदर घूमता है, कैसे उसका फिजिकल अपीयरेंस आपके माइंड में उसी टाइम चलना शुरू हो गया होगा जैसे ही आप ये रीड कर रहे होगे. तो आप इमेजिन करने लग जाते हो ना जब वो पोइट ने ये चीज़ यूज़ करी, आपको बताया तो दैट इज इमेजरी. सेकंड में देखिए लर्किंग इन अ शेडो, ग्रास के पीछे वो छुपता हुआ वाटर होल के पास आता है और किसके ऊपर अटैक करता है? प्लम्प डियर्स के ऊपर अटैक करता है. तो ये आपके माइंड में ही इमेज क्रिएट होनी शुरू हो गई है. तो कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है यहाँ पे? इमेजरी. तो पूरी पोएम में बच्चे ये प्रोमिनेंट है हर जगह. स्नार्लिंग करता हुआ घर के अराउंड, दहाड़ता हुआ, तो आप सोच सकते हैं जंगल के एज पे कैसे वो एक्चुअल जो रियल पर्सनालिटी वाला टाइगर है कैसे स्नाल करता हुआ, दहाड़ता हुआ, अपने वाइट कलर के टीथ दिखाता हुआ सारे विलेज को टेरराइज करता हुआ घूमता है. तो आपके माइंड में वो इमेज क्रिएट कर रहा है. ठीक है पोइट. तो दैट इज इमेजरी. क्लियर हो गई बात. और देखिए नेक्स्ट में भी वो कंक्रीट सेल के पीछे लॉक्ड है, बिहाइंड द बार्स है, अपने केज में ही घूमता है विजिटर्स को इग्नोर करता हुआ. ठीक है. और पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस सुनता है, ब्रिलियंट आइज से किसको देखता है? स्टार्स की तरफ देखता है. तो यहाँ पे पूरे पोएम में ही कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है हमारी? नेक्स्ट इमेजरी यूज हो रही है. नेक्स्ट जो पूरी पोएम में ही प्रोमिनेंट है बच्चे वो है कॉन्सोनेंस. नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंस. What is the meaning of consonance? I have already explained you this poetic device that it means that the sound of consonant sound, repetition of the consonant sound. ठीक है. कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन ही हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? कॉन्सोनेंस होती है. देखिए अब आप खुद बताइए कहाँ पे आपको दिख रहा है. सबसे पहले देखते हैं हम, हमारा यहाँ पे है, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हमारी स्टार्टिंग में हो, मिड में हो या एंड में हो, दैट इज कॉन्सोनेंस. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन. एलिट्रेशन हमारा स्टार्टिंग में ही होता है, आपको पता है. कॉन्सोनेंस देखिए स्टॉक्स, स्ट्रिप्स, एस 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 एस. तो यहाँ पे हमारी किसकी साउंड प्रोमिनेंट है?
एस की साउंड प्रोमिनेंट है। सो स्टॉक्स, स्ट्रिप्स, तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई? कॉन्सोनेंस यूज हुई। ठीक है बच्चे। अब एसोनेंस, नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? जहाँ पे हमारी वॉवल साउंड प्रोमिनेंट है ना, वॉवल साउंड प्रोमिनेंट होती है तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? एसोनेंस होती है। देखिए, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, इन आई, हिज आई, विविड आई, आई, स्ट्रिप्स आई, तो आई साउंड प्रोमिनेंट है। आई वॉवल, आई जो है हमारा एक वॉवल है तो इसकी साउंड प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई यहाँ पे? एसोनेंस। तो पूरी पोएम में बच्चे ये एसोनेंस और कॉन्सोनेंस यूज हुई है, आप इजीली उसको देख सकते हो कि कहाँ कहाँ यूज हुई है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारी फर्स्ट स्टैंजा में एक पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है ऑक्सीमोरॉन। बच्चे मैंने जब पोएटिक डिवाइसेस की वीडियोस डाली थी उसमें मैंने सारी पोएटिक डिवाइसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होती है बच्चे? ऑक्सीमोरॉन एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे हम लोग अपोजिट वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, जो कि जिनके जो मीनिंग होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, क्वाइट रेज, भाई गुस्सा, रेज क्या था मैंने बताया था? गुस्सा। क्वाइट शांत, साइलेंट। गुस्सा कभी शांत हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये तो अपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, है ना। तो अपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो हम पोएटिक डिवाइस मार्क कर देंगे। कौन सी हमारी पोएटिक डिवाइस? ऑक्सीमोरॉन। बस सीधी सी बात है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। तो ये कौन सी हमारी पोएटिक डिवाइस थी? ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। बच्चा मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब हम इनडायरेक्टली कंपेयर करें। एक होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, मैंने आपको बोल दिया कि कुछ भी बोल दिया कि ही इज़ लाइक सलमान खान या शी इज़ लाइक कैटरीना कैफ, कुछ भी बोल दिया मैंने, लाइक या एज, ही इज़ एज हैंडसम एज सलमान खान या फिर शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना कैफ, है ना। तो मैंने एज और लाइक जब वर्ड यूज़ करती है तो दैट इज़ आर सिमिली। लेकिन जब मैं इनडायरेक्टली कंपेयर कर दूँ, इनडायरेक्टली लाइक और एज लगा के ना कंपेयर करूँ, तो वहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी? मेटाफर। कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा है, विदाउट लाइक और एज कंपेयर हो रहा है। जहाँ यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टैंजा में आपको कहीं पे दिख रही है मेटाफर? आप सोचिए और बताइए मुझे। देखिए, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अब भाई उसके जो पाज हैं उनको किससे कंपेयर कर दिया है? वेलवेट से कंपेयर कर दिया है। उसके जो पाज हैं, उसके पंजे हैं, इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि एक वेलवेट। उसने लाइक नहीं यूज़ किया, हिज पाज आर लाइक वेलवेट, है ना, ऐसे नहीं यूज़ किया। एज सॉफ्ट एज वेलवेट ये भी नहीं यूज़ किया। लाइक और एज यूज़ ना करके उसने डायरेक्टली बोल दिया कि उसके जो पाज हैं वो कैसे हैं? वेलवेट की तरह है, वेलवेट से बने हुए हैं। वेलवेट वो कहना क्या चाह रहा था? एक्चुअल में वो कहना चाह रहा था कि वो सॉफ्ट है वेलवेट की तरह। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई? मेटाफर, पैड्स ऑफ वेलवेट में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टैंजा में आ जाइए। नेक्स्ट में हमारी राइम स्कीम सेम चलेगी। शेडो, ग्रास, होल, पास, ए बी सी बी। देखिए, ये ग्रास पास सिमिलर है, शेडो और होल सिमिलर नहीं है, तो मैंने ए इनको अलग लग दिया। तो ए बी सी बी सेम राइम स्कीम। नेक्स्ट हमारी इसमें एंजैबमेंट फिर से यूज़ हो रही है, मैंने आपको बताया था। ये देखिए, स्लाइडिंग थ्रू से लेके पास तक। और एलिट्रेशन देखिए, एलिट्रेशन क्या होता है बच्चे? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ आर कॉन्सोनेंट साउंड। यस, कॉन्सोनेंट हमारा रिपीट होता है, प्रोमिनेंट होता है, तो वहाँ पे हमारी एलिट्रेशन। प्लम्प, डियर, पास, पी पी। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस? alliteration. What is alliteration? When our consonant is prominent, है ना। आगे देखते हैं इमेजरी। आपको पता है लर्किंग इन द शेडो, वो तो पूरी पोइम में ही है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा पे आ जाइए। थर्ड स्टैंजा में फिर से हमारी सेम राइम स्कीम है। हाउसेज, एज, क्लॉज, विलेज। ए बी सी बी, edges rhyming with village, so that's why we have given it's a symbol B। ठीक है, ए बी सी बी सेम हमारा राइम स्कीम हो गया। नेक्स्ट हमारी एंजैबमेंट है। इसमें एंजैबमेंट है, देखिए फर्स्ट और सेकेंड लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, पर्सोनिफिकेशन ही यूज हो रहा है। ओके, इमेजरी आपको पता है कि वो स्नाल करता हुआ, दहाड़ता हुआ, आपके माइंड में इमेज क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट है हमारी बेटा ऑनमेटोपिया। ऑनमेटोपिया में क्या होता है बच्चे? जब हमारे साउंड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ऑनमेटोपिया में हमारे साउंड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, है ना, साउंड वर्ड्स, दैट इज
ONOMATOPOEIA, ऑनमेटोपिया। ठीक है, ऑनमेटोपिया में बच्चे साउंड वर्ड्स हमारे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, स्नार्लिंग, स्नार्लिंग यूज़ किया गया है। स्नार्लिंग क्या है? उसकी दहाड़, उसका साउंड वर्ड है ना, टाइगर की साउंड को डिनोट किया जा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्नार्लिंग, यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी? ऑनमेटोपिया, जहाँ पे हमारे साउंड वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ओके। अब फिर से हमारी इसमें है एसोनेंस बच्चे। शुड अराउंड हाउसेज, ओ साउंड प्रोमिनेंट है, वोवल ओ की साउंड, तो एसोनेंस फिर से। ओके। कॉन्सोनेंस है हिज फैंक्स और क्लॉज। देखिए एस एंड एस, कॉन्सोनेंस। ठीक है, हमारा कॉन्सोनेंट एस की साउंड प्रोमिनेंट है। ओके, साउंड आ रही है, रिपीट हो रही है। आगे देखते हैं फोर्थ स्टैंजा में फिर से हमारी वही राइम स्कीम रहेगी, ए बी सी बी। एसोनेंस है, इसमें भी कॉन्सोनेंस है। बच्चे आप खुद ढूंढोगे इसमें एसोनेंस और कॉन्सोनेंस कहाँ पे है। फिर से पर्सोनिफिकेशन ही यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन, बिहाइंड बार्स, बी बी, एलिट्रेशन। ठीक है, कॉन्सोनेंट बी की यहाँ बी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, एलिट्रेशन। नेक्स्ट स्टैंजा पे आ जाइए बच्चे। राइम स्कीम सेम हमारी, इमेजरी है इसमें भी, और पर्सोनिफिकेशन है, ही आ गया। एंजेबमेंट है थर्ड और फोर्थ लाइन में, देखिए आ रही है थर्ड और फोर्थ लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, एंजेबमेंट। नेक्स्ट एलिट्रेशन, ही हियर्स, एच एच। ठीक है, नेक्स्ट एसोनेंस। एसोनेंस कहाँ पे है बच्चे? यहाँ पे हमारी थर्ड लाइन में है एसोनेंस, आई की साउंड प्रोमिनेंट हो रही है विद हिज ब्रिलियंट। ठीक है, आई साउंड प्रोमिनेंट। ओके बच्चे, क्लियर हो गई बात? तो ये थी हमारी पोइम अ टाइगर इन द जू। आई होप बच्चे आप लोगों को क्लियर होगी ये पोइम। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है बच्चे। आपको मैंने इसको विद इसके पोएटिक डिवाइसेस के साथ एक्सप्लेन किया है। क्लियर हुई है बच्चे? तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।